लेट्स स्टार्ट। आज हमने जो बात करनी है वो, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली माइक खोल के ना मुझे पूछ लें। सही। अब मैं स्लाइड शो से पीछे आना जरा मसला होता है। ठीक है। ओके। हमने जेरेमी बेंथम करना है। मैं पहले ही बता दूं कि जेरेमी बेंथम का 2016 टू 2020 अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये आ सकते हैं, हो सकता है इस दफा सीएसएस के पेपर्स में ये आ जाए। तो इनकी बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं हम। 1748 में ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये पहले बंदे थे जिन्होंने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि यूएस सॉरी जो यूरोपियन हिस्ट्री है ना, उसमें पहले एक डार्क एजेस का टाइम चला था, फिर इनलाइटनमेंट का टाइम आया था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आया। ठीक है। तो जब इनलाइटनमेंट का टाइम आया था ना, तो उस टाइम में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स और बहुत बड़े बड़े जो हैं साइंटिस्ट, उन्होंने जन्म लिया। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए थे और उस टाइम में भी बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, जैसे हम देखते हैं मार्क्स है और मार्क्स के एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स। तो इस तरह के लोगों से हमें वास्ता पड़ता है। फिर जॉन एडम्स भी हैं। तो इस तरह के टाइम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जेरेमी बेंथम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखी इन्होंने, इनलाइटनमेंट का पीरियड भी देखा। तो उन्होंने एक साइंटिफिक सॉल्यूशन देने की कोशिश की और अपनी फिलोसफी के ना इन्होंने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ही इस्तेमाल करने की कोशिश की। ठीक है। इनकी लिखी हुई चीजें क्या हैं? फ्रेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन्होंने लिखी थी, एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है। इन्होंने, इनका सबसे बड़ा काम क्या है? इन्होंने सबसे बड़ा काम ये लिखा मतलब किया है कि इन्होंने आइडिया दिया था फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एथिकल हेडोनिज्म। अब ये क्या चीजें हैं, हम ये आगे देखेंगे कि ये क्या कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल एंड एथिकल हेडोनिज्म। ठीक है। इन्होंने एक बात कही है अपनी बुक में, कह रहे हैं कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन पावर्स। ठीक है। कि नेचर जो है ना, इसने इंसान को दो सॉवरेन पावर्स के बीच में जो है वो रख दिया है। ठीक है। एक एक्सट्रीम प्लेयर की है, दूसरी एक्सट्रीम पेन की है। ओके। तो अब ये दोनों जो पावर्स है ना, ये दोनों जो सॉवरेन पावर्स हैं, ये मैन के एक्शन को डिटरमिन करती हैं, उसको बताती हैं कि क्या करना है। हर इंसान प्लेजर की तरफ भागता है और पेन से दूर भागता है। ठीक है। मतलब समझ लो हर कोई एक डायरेक्शन में भाग रहा है और वो प्लेजर की डायरेक्शन है, हर कोई एक डायरेक्शन से दूर भाग रहा है, वो पेन की डायरेक्शन। ठीक है। तो ये इनकी पूरी फिलोसफी इस चीज पे बेस करती है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब वो जो पीछे बात की है ना, उससे ही लिंक करके वो ना एक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी दे रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी कहने की फायदा मंदी। ठीक है। किसी चीज से आपको कितना फायदा हो रहा है, उसकी यूटिलिटी है। ठीक है। अब वो यूटिलिटी की डेफिनेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है। किसी भी एक्शन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके। फायदेमंद हो वो चीज आपके लिए या वो काम आपके लिए, तो वो उसकी यूटिलिटी है। ठीक है। वो या तो आपको बेनिफिट दे रहा है या प्लेजर दे रहा है या आपके लिए कोई अच्छाई कर रहा है या आपको खुशी दे रहा है, तो उस एक्शन की और उस ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी है। सही। ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब इनकी डॉक्ट्रिन, जो यूटिलिटी का डॉक्ट्रिन है, इसके फीचर्स क्या है? अच्छा, सादे अल्फाज में बताऊं ना, तो इन्होंने बात सिर्फ इतनी की है कि हर इंसान जो है वो प्लेजर को चाहता है और पेन को अवॉइड करना चाहता है। ठीक है। फिर इस दुनिया में जितने भी आपको इंसान मिलेंगे ना, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। से वो ये कहना चाह रहे हैं। अब आप कोई भी काम करते हो, कोई भी लॉ बनाते हो या कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो अपनी जिंदगी में, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है। आपके सारे एक्शंस भी इसी प्रिंसिपल पे बेस करते हैं कि आप अपने लिए कुछ फायदा चाह रहे हो। जैसे आप सब अगर सीएसएस में अपेयर हो के जो है वो रिटर्न क्लियर करना चाहते हो और एलोकेट होना चाहते हो, तो इसमें आपको प्लेजर है, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपके हाथ में पावर होगी, आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी और आप पॉवर्टी से दूर हो जाओगे या अपनी क्लास शिफ्ट आएगा आप में। तो ये सब क्या है? ये प्लेयर की तरफ जा रहे हो और पेन से दूर जाना चाह रहे हो। राइट।
तो ये इस तरह का कुछ डॉक्ट्रिन है। इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ना ये जो डॉक्ट्रिन है ये कॉम्प्रिहेंसिव है और डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर बंदे को समझ आता है, हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? और डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब हर इंसान के एक्शन जो है ना वो ये प्रिंसिपल, ये डॉक्ट्राइन डिटरमाइन करता है, सही? कॉन्सिक्वेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंस होता है ना, वो उससे वर्ड है कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट, ठीक है? तो अब क्या है कि इंसान जो है वो अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस देखता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, मुझे इससे फायदा कितना है, कितना नुकसान है, वो कैलकुलेट करता है, फिर वो परफॉर्म करता है। यूटिलिटी, ठीक है? किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले वो उसकी यूटिलिटी चेक कर लेता है कि आया उसको इससे पेन ज्यादा है या प्लेजर ज्यादा है। अगर प्लेजर ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली उसको ऑप्ट करेगा, और अगर पेन ज्यादा है तो उसको छोड़ देगा, ठीक है? कोई भी अक्लमंद इंसान यही करेगा। क्वांटिफाइबल, तो कहते हैं बेंथम कह रहे हैं कि यूटिलिटी जो है ना वो मेजरेबल है, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है? आप इसको मेजर कर सकते हो। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं, चौथी चीज उन्होंने बताई है कि सिमिलर नहीं है इगोइज्म और सेल्फ इंटरेस्ट से, ठीक है? ये चीज में फोकस है। समटाइम्स आप किसी गरीब की मदद करके जो है वो प्लेयर फील करते हो, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं हुआ ना, वो तो क्या कह लें कि आप एक सेक्रिफिशियल जो है वो एक जज्बा था, ठीक है? तो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ना आपने यूटिलिटी को पहले उन्होंने बताया कि मेजर कर सकते हो, तो मेजर आप किस चीज से कर सकते हो, ठीक है? बेंथम ने ना तकरीबन 14 प्लेयर्स और 14 पेन्स बताए थे कि आप मतलब इंसान के जो ये 14 प्लेयर है इनको अचीव करना चाहते हैं, 14 पेन्स हैं इनको अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? अब इनको मेजर करने का तरीका क्या बताया, ठीक है? तो एक फेलिसिफिक कैलकुलेशन है जो बेंथम ने दी थी। फेलिसिफिक का मतलब होता है खुशी, फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी, तो उससे फेलिसिफिक कैलकुलेशन खुशी की कैलकुलेशन, ठीक है? अभी बेंथम का दिया हुआ स्केल है। अब वो क्या कहते हैं कि क्या मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इट सेज दैट द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी इज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, ठीक है? मोरालिटी का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्या है कि मैक्सिमाइज करनी है अपनी हैप्पीनेस एंड टू इंक्रीज द ओवरऑल बैलेंस ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है? जो प्ले एंड पेन का ओवरऑल बैलेंस है ना, आपने उसको ज्यादा करना है और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है लोगों में, ठीक है? तो ये हाईएस्ट प्रिंसिपल है मोरालिटी का। अब 7 तरीकों से हम इस फेलिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? इंटेंसिटी, वो आप जो खुशी महसूस कर रहे हो किसी एक्शन को परफॉर्म करके, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी फीलिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इंटेंसिटी कितनी है, पहली मेजरमेंट, ठीक है? मतलब आइसक्रीम खाने से हो सकता है आपको कम खुशी मिलती हो, लेकिन किसी की हेल्प करके आपको ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है? तो इंटेंसिटी उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में क्या है कि वो जो आपको खुशी मिली है वो कितने अरसे तक कायम है, एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना, एक साल, डिपेंड्स अपॉन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है? फिर सर्टेनिटी, एक एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो वाकई में 100% चांसेस है वो आपको खुशी देगा, या आपको कोई रिस्क भी है बीच में 80% खुशी मिलने का और 20% जो है नुकसान होने का। सर्टेनिटी कितनी है, फेलिसिफिक कैलकुलेशन है उस एक्शन का, हैप्पीनेस देने की सर्टेनिटी कितनी है, ठीक है? फिर एक बात वो कहते हैं प्रोपेंक्विटी, लेट मी सी, प्रोपेंक्विटी मेरे से निकल गया क्या था। अच्छा, प्रोपेंक्विटी था कि आप एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? उस एक्शन को परफॉर्म करने के कितनी देर बाद आपको खुशी एक्सपीरियंस होती है, ठीक है? कितने कितना टाइम लगेगा, करते साथ ही आपको खुशी मिल रही है, या करने के 1 हफ्ते बाद आपको कोई रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा जी आप एलोकेट हो गए या आपका रिटर्न क्लियर हो गया तो आपको खुशी मिलेगी, ठीक है? तो ड्यूरेशन, एक्शन के परफॉर्म होने के बाद कितना ड्यूरेशन लगेगा, सही? फिकल्डिटी, फिर वो फिकल्डिटी में ये है कि एडिशनल हैप्पीनेस कितनी मिलेगी, मतलब जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उस एक्शन से सिर्फ आपको एक लिमिटेड जो है खुशी मिलेगी जो आपने टारगेट की थी, या कुछ एडिशनल भी, जस्ट लाइक कि आप जब
CSF करके एलोकेट हो जाओगे तो सिर्फ आप खुश होगे या आपके पेरेंट्स जो खुश होंगे उससे भी तो आपको खुशी मिलेगी। आपके बहन भाई जो आपके कामयाबी पे खुश होंगे आपको उससे भी तो खुशी मिलेगी। तो एडिशनल हैप्पीनेस, ठीक है। फिर 6 नंबर पे प्योरिटी है कि जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है उसमें कोई पेन शामिल तो नहीं है, किसी का शायद दिल तो ना दुखाया आपने आगे बढ़ते हुए। खुशी तो मिल गई लेकिन दिल में कोई ऐसा है, धड़क है कि जी आपने किसी का नुकसान करके ही आगे आए। तो वो कितनी प्योर है, वो एक्शन जो आपने परफॉर्म किया वो आपको कितनी प्योर हैप्पीनेस दे रहा है, ठीक है। फिर एक्सटेंट, 7th जो है डायमेंशन एक्सटेंट की है कि कितने लोग उस एक्शन से फायदा ले रहे हैं, कितने लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर तो वो चाहते थे कि ज्यादा लोग जो है वो एक एक्शन से खुश हो। सही। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गई? ओके, जमिल, अब्दुल रसूल, अरीबा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ना, मैंने आपको भी बताया कि जो इनका टारगेट है ना बैंथम का, वो ये है कि ज्यादा लोग खुश हो, ठीक है, कम एक्सटेंट में खुश ना हो। तो वो कहते हैं कि एक एक्शन जो है ना वो तब सही होगा जब वो ज्यादा सारे लोगों को खुशी दे। तो वो एक एक्शन हम कहते हैं कि वो खुश मतलब अच्छा होगा, प्लेजर दे रहा है वो ज्यादा लोगों को तो वो अच्छा है, ठीक है। तो बेंथम का ज्यादातर फोकस ना क्वांटिटी पे नहीं था, सॉरी क्वांटिटी पे था, क्वालिटी पे नहीं था, ठीक है। क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं है उनका, क्वांटिटी पे फोकस है कि ज्यादा लोग खुश हो, चाहे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो उस हैप्पीनेस की, ठीक है। फिर इन्होंने ना क्लासिफाई भी नहीं किया, प्लेयर को क्लासिफाई भी नहीं किया है सुपीरियर इंफीरियर कैटेगरी में कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा बेहतर है, कौन सा उससे कम बेहतर है, कौन सा उससे कम बेहतर है, कुछ भी कैटेगरी नहीं दी, ठीक है। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म में बिलीव रखने वाले जितने भी फिलोसफर है ना, वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने सबको खुशी पहुंचानी है, ठीक है। जो ज्यादातर लोग हैं ना उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस, उनका प्लेजर मैटर करता है, ठीक है। और इगोइज्म के अगेंस्ट है, सही है। अपना आप नहीं देखना, अपने ज्यादा लोगों को देखना, सही। अब ये आप सुन तो रहे हो लेकिन आपको ये पॉलिटिकल से ज्यादा अ, मतलब कोई फिलोसफी लग रही होगी, पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं लग रही होगी, ये आम फिलोसफी लग रही होगी। तो हम देखते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी में कैसे आ जाती है। अच्छा, किसी का क्रिमिनोलॉजी है, बताएं जरा मुझे। मेरा है क्रिमिनोलॉजी। अब्दुल रसूल, अच्छा, ये क्रिमिनोलॉजी मतलब, जी जी, मेरा क्रिमिनोलॉजी है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी जो है ना सब्जेक्ट, उसमें भी बैंथम को पढ़ा जाता है, चलिए सबका ही है। बेंथम जो है ना फिलोसफर क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा जाता है क्योंकि बेंथम की ये जो थ्योरी है ना, इस इसमें क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये क्राइम को जन्म देती है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है प्लेजर की, तो हर इंसान अपने तरीके से प्लेजर अचीव जब करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो क्राइम को जन्म देता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने पनिशमेंट की भी थ्योरी दी थी बेंथम ने कि अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान प्लेजर करके, मतलब कोई ऐसा एक्शन करके कुछ ऐसे प्लेजर हासिल करता है जिसमें दूसरे लोग का नुकसान हो जाता है, तो हम उसे मतलब हम उसे पनिश करके इतना नुकसान देते हैं कि उसका प्लेयर जो है न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। मतलब बेंथम की थोड़ी बहुत नहीं क्रिमिनोलॉजी से बिलोंग करती है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। खैर, अब वो ये कह रहे हैं कि जी सोसाइटी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, और ये यूटिलिटी का प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या ताल्लुक है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। तो वो कहते हैं, बेंथम बता रहे हैं कि ना जब एक सोसाइटी है ना वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो मिसमैचिंग यूटिलिटीज होंगी, हर कोई अपने तरीके से एक एक्शन परफॉर्म करना चाहेगा, उसकी अपनी डेफिनेशन है प्लेयर की, ठीक है। तो गवर्नमेंट वहां इसलिए मौजूद होती है, ये गवर्नमेंट का रोल तब आ जाता है
जब कोई इंडिविजुअल अपनी यूटिलिटी के लिए जो है वो सोसाइटी को या तो नुकसान पहुंचा रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे, कुछ लोगों का प्लेयर कम करके ना ज्यादा लोगों को प्लेजर दे दे। सही। अब मैं बताती हूँ मैं क्या बात करना चाहती हूँ। जैसे कि एक सोसाइटी है, वहाँ अमीर तबका भी है और गरीब तबका भी है, ठीक है। जो गरीब तबका है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सोशल बेनिफिट्स वगैरह को अचीव कर सके। तो अब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के पास खुद तो कोई खजाना नहीं होता ना, वो तो टैक्स लगाती है और टैक्स लगा के पैसे लेती है और पैसे लेती है तो फिर वो खर्च करती है वेलफेयर स्कीम से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी और जितने भी रिच लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, उन पे टैक्स लगाएगी और टैक्स लगा के कहेगी पैसा हमें दो। अब जब वो रिच पीपल हैं जो गवर्नमेंट को पैसा देंगे, उससे क्या होगा, जब वो पैसे देंगे तो उनका प्लेयर कम नहीं हो जाएगा, उनका पेन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ लोगों का पेन थोड़ा ज्यादा करके ज्यादा लोगों को प्लेयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, वो जो पैसा आएगा वो पुअर पे लगाएगी। जब पुअर जो बहुत ज्यादा तादाद में है उनको बेनिफिट हासिल होगा तो वो क्या करेगी, वो खुश हो जाएंगे, उनको प्लेजर मिलेगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट आम तौर पे क्या होता है कि कोई भी पैसा नहीं देना चाहता, भाई मेरी मेहनत की कमाई है तो मैं क्यों दूं, और वो भी किसी ऐसे के लिए जो नहीं कमा पा रहा। सेल्फिश हो जाता है इंसान। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो फिर अब फोर्स भी यूज कर सकती है कि वो रिच को कहे भाई कि पे करो वरना फिर डंडे पड़ेंगे। सही। तो यहाँ गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, फोकस करती है कि ओवरऑल यूटिलिटी बढ़ जाए मेंबर्स ऑफ सोसाइटी की, चाहे कुछ लोग पेन को एक्सपीरियंस करें, ठीक है। तो बेंथम का कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। सही। तो इस चीज की समझ आई, आई होप कि समझ आई होगी। अब हम क्रिटिकल एवेल्युएशन देखते हैं कि मतलब हम क्रिटिसाइज करने लगे बेंथम को कि इसने ये क्या बातें की हैं। सुनने में तो हमें सही लगा कि हाँ जी सही है, लेकिन अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि बेंथम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए। उन्होंने मोस्ट लॉजिकल एक्सट्रीम ली और सिर्फ दो ही एक्सट्रीम को अपने फिलोसफी में हिस्सा दिया। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ प्लेयर होते हैं उनमें थोड़ा सा पेन भी शामिल होता है, कि आप जब उसको एक्सपीरियंस करते हो ना तो प्लेयर का मजा बढ़ जाता है। लेकिन बेंथम ने इस चीज को लिया ही नहीं, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गया, एक्स्ट्रा लॉजिकल, ठीक है। फिर सिर्फ और सिर्फ ना उनका फोकस क्वांटिटी पे था, क्वालिटी पे नहीं था। अब मतलब वो कहते हैं कि जी सारे तरह के जो प्लेयर है ना वो एक जैसे हैं, जैसे मैंने बताया उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया था प्लेयर को, ठीक है। कि अगर आप 100 लोगों की हेल्प करके बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हो तो वो कहते हैं कि एक इंसान जो है ना वो मतलब कुछ समझ लेंगे आइसक्रीम खा के तो वही वाला प्लेयर फील करेगा जो 100 लोगों की हेल्प करके फील होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, क्वांटिटी पे फोकस किया, हालांकि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है हैप्पीनेस या प्लेयर की, ठीक है। फोकस इनका ज्यादा कलेक्टिविज्म पे था, इंडिविजुअलिज्म पे नहीं था। जैसे कि इन्होंने कहा कि ओवरऑल सोसाइटी में हमने हैप्पीनेस देखनी है, अगर कोई एक इंडिविजुअल पेन सफर कर रहा है तो हम क्या करें, ठीक है। ओवरऑल ज्यादा हो, ओके। फिर मतलब अगर हम यहाँ देखें कि इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को फोकस नहीं किया और एक तबके को वो पेन भी फील करवा रहे हैं और काफी ज्यादा लोगों को फायदा देने के लिए, तो अगर ऐसे सोसाइटी में माइनॉरिटीज मौजूद हैं तो इनके इंटरेस्ट ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज की फिर फेवर्स जो भी है या इंटरेस्ट जो भी है उनको ज्यादा वेटेज दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम कम लोगों को पेन दे सकते हैं ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट चला जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी के भी अगेंस्ट है, ठीक है। हम लोगों को जो है वो क्या कह लें कि वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे जो उनके हक में जा रहा है, क्योंकि वो इगोइज्म या सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे नहीं है। वो तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए बस। तो इंडिविजुअल लिबर्टी के भी अगेंस्ट है, अगर इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है तो इंडिविजुअल लिबर्टी के भी अगेंस्ट है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि उन्होंने एक स्केल तो दे दिया प्लेयर को मेजर करने के लिए, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। प्लेयर और पेन को मेजर करने के लिए हमने एक स्केल जरूर दिया लेकिन इम्प्रैक्टिकल है, हम उसको जो है वो उस स्केल से मेजर नहीं कर सकते बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। कोई फुट्टा तो है नहीं कि रख के बता दो कि इतने मीटर खुशी मिली है, इतने किलोमीटर खुशी मिली,
ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया कि जी क्रिमिनोलॉजी में भी इनका बड़ा किरदार है, तो हम ये देखते हैं कि बेंथम बेंथम ने खुद भी इसके हवाले से बात की है कि ये थ्योरी जो है ना, ये क्राइम्स को करने के लिए लोगों को उकसा सकती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी प्लेयर की डेफिनेशन है, तो वो अपना जब प्लेयर अचीव करना चाहेगा तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। किसी को प्लेयर अल्कोहल पीने से मिल रहा है और ड्राइव करने से मिल रहा है तो क्राइम, ठीक है। किसी को प्लेयर चोरी करने से मिलता है, कुछ लोग होते हैं ना हैबिचुअल क्रिमिनल्स, तो उनके प्लेयर की तो डेफिनेशन ही कुछ और है, तो वो इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व होंगे। फिर इसीलिए बेंथम ने कुछ दिया था पनिशमेंट की थ्योरी, जो कि इस चीज को डिफाइन करती थी कि जी अगर कोई अपने प्लेयर के लिए कोई जुर्म करता है ना, तो आपने उसको कैसे रोकना है, आपने उसको पनिशमेंट कितनी देनी है कि वो दोबारा उस साइड पे आए ना, क्योंकि उसे पता है कि पेन ज्यादा मिलेगा प्लेयर से। ओके, तो हमारे बेंथम हो गए हैं एज आई सेड कि 2016 से 2020 तक तो अभी कोई पेपर में नहीं आया, लेकिन इनकी फिलॉसफी कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकती है और हो सकता है कि 2021 में आ भी जाएगी। सही, तो ये हमारा हो गया बेंथम। और इसके बाद हमने जो है दूसरा शुरू करना है, जेएस मिल है वो, तो जेएस मिल शुरू करेंगे। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अभी कुछ, कोई एक सवाल? क्लियर जी। बाकी अब्दुल रसूल, मुजम्मिल और कौन है, बिस्वा। आगे नो, बाकी सारे किधर चले गए, मुझे इतनी छोटी क्लास लेना पसंद नहीं है। ओके, चलें फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ, फिर हम इसके बाद अब जेएस मिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम ये दो फिलोसफर्स कर लेंगे और काइंडली काइंडली आप सब अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं, मेरे ऊपर सारा कुछ एकदम पाइल ना कर दीजिएगा, फिर मुझे पंप करेंगे मैम चेक कर दे, मैम चेक कर दे। सही है, तो मुझे साथ साथ सबमिट करवाते रहो असाइनमेंट, और ये हैंड रिटन नोट्स बनाओ इसके भी सब, ठीक है। चले हम आते हैं, अगेन मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम जेएस में करते हैं। ओके।